जंग तो आपने इसी सर्दी में समय पे पधार के तभी जीत ली है। अपने शेखावटी में सर्दी का बहुत जैसा माहौल है उसके आधार पे इसका मतलब आलसी तो नहीं हुआ आप। बात यह है कि आपको यहाँ इसलिए प्रतिभा सम्मान समारोह में और प्रतिभा के स्वरूप में यहाँ पे आमंत्रित किया गया है कि आप अपने क्षेत्र में अपने जिस विद्यालय में आप पढ़ के आए हो वहां से आप सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपने दिया है। 85% या उससे भी ज्यादा आपके हैं और उसके फलस्वरूप आपको यहाँ सम्मान आपका हो रहा है और वही सम्मान आपका भी है, आपके माता पिता का भी है। और उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए आपको मेरा पहला यही एक मंत्र है कि इसको यहाँ रुकने नहीं देना है। रुकने का अर्थ ये है कि अभी जो स्कूल के विद्यार्थी हैं 10वीं 12वीं के, आपकी यात्रा बहुत लंबी है। अगले 7 से 8 वर्ष आपको अभी जैसे आपने पीछे बोर्ड परीक्षाओं में अध्ययन किया है वैसे ही अध्ययन आपको जारी रखना है अगले 7 से 8 वर्ष तक। तब जाके आपकी दूसरी स्टेज आएगी। और दूसरी स्टेज कौन सी है? जो आप ही के साथ में आपके बड़े भाई बहन हैं वो भी यहाँ समाज के गौरव के रूप में सम्मानित हो रहे हैं। किसी का MBBS में हुआ है, कोई वेटनरी डॉक्टर बने हैं, कोई टीचर बने हैं, किसी का IIT में हुआ है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अच्छी अच्छी जॉब पे उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। तो वो आज से 7 साल पहले आपकी जगह थे और उन्होंने अपने अध्ययन को, आपको कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज आपके साथ में ही जो लोग और भी आपसे जो बड़े हैं वो सम्मानित हो रहे हैं, वो आपके आगे वाली स्टेज पे हैं। और वो आपसे आगे वाली जो स्टेज के हैं लोग सम्मानित हो रहे हैं, वो 20-25 साल सर्विस करके राष्ट्र को समर्पित सेवाएं अपनी देके उसके बाद में फिर दोबारा जो आपके मंच पे सभी मुख्य अतिथि बैठे हैं, विशिष्ट अतिथि बैठे हैं, सभी विद्वान और बुद्धिजीवी बैठे हैं, उनके रूप में फिर अगली स्टेज जो है फाइनल स्टेज, जिसमें वो पूरे समाज को, राष्ट्र को और सतत रूप से सेवाएं देते रहेंगे। उन सब का उदाहरण भी आपके सामने है। बहुत अपने विद्वान जो हैं उनका आशीर्वाद हम प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका एक तो ये है कि आपको अगले 7 से 8 साल तक निरंतर अध्ययन करना है। और अध्ययन में आपके सामने बाधाएं क्या आएंगी? सबसे बात मैं मेरे अनुभव बताऊं आपको, 2013 में मैं सबसे पहले लैब असिस्टेंट लगा था। उस समय मेरे स्कूल में एक विद्यार्थी था जो 12वीं क्लास बायोलॉजी से पास करके और 2 साल उसने नीट की तैयारी की और थोड़ा सा नजदीक जाके वो असफल हो गया। और किसान जो कौम है उसका थोड़ा सा स्वाभिमान इतना है कि उस बच्चे ने क्या है कि वो अपना प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। मैं अभिभावकों से भी ये बात साझा करना चाहूंगा, ये बात सबके लिए है। उससे एक निष्कर्ष निकल के आएगा कि वो बच्चा 2013 की मैं बात बता रहा हूँ, जयपुर मेरी पोस्टिंग थी। एक बच्चे ने 2 साल तैयारी की और वो भी आप ये जो बच्चे यहाँ पे उनकी तरह उसके भी 87 या 88% के आसपास, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, 87 समथिंग उसके परसेंटेज थे और पढ़ाई में होशियार था। 2 साल उसने नीट की तैयारी की, लेकिन उसका दुर्भाग्य से या कुछ 2-4 नंबर से रह गया। अब उसके बाद में तीसरी बार तैयारी करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं रही और पापा की इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी उस बच्चे की। और मेरी स्कूल में पढ़ता था वो। तो वहाँ फिर मैंने देखा कि लगभग क्या होता है, गांव में किसान होते हैं तो घर में और कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन मान लो छोटी मोटी यूरिया और ये पेस्टिसाइड, चूहे मारने वाली दवा, ये मिल ही जाती है। उस बच्चे को ऐसे लगा कि मेरी जिंदगी समाप्त हो गई है, मैं हार चुका हूँ। 2 साल मैंने पूरा प्रयास किया है और मेरे पिता का सम्मान इसी में था कि मेरा मेडिकल में हो जाता
तो मेरे पिता का सम्मान था, माता पिता का सम्मान था, और वो मैं अब फेल हो गया हूँ इसलिए वो सम्मान नहीं प्राप्त कर सका। उसने वो पेस्टिसाइड जो था या चूहे मारने वाली दवा थी वो खा ली। तो थोड़े से लोग अवेयर थे और उससे इतना जल्दी वो हार्ड पॉइजन होता नहीं है। आप ज्यादातर यहाँ विज्ञान के विद्यार्थी भी हैं, बुद्धिजीवी, यहाँ पे भी किसान, सबको पता है। तो उस बच्चे को तुरंत हॉस्पिटलाइज किया। तब हॉस्पिटल में मैं उससे मिलने गया था तो उसकी मनस्थिति कुछ ऐसी थी कि सर मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं 2 साल मैंने प्रयास किए और सब लोगों की ये उम्मीद बन जाती है। आप लोगों से भी बहुत लोग, सारे आपके आसपास का पूरा जो सामाजिक ढांचा है अपना, अभिभावकों का, रिश्तेदारों का, सबका आपके ऊपर जबरदस्त दबाव आने वाला है अगले 3-4 साल में कि आपका बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसका कैसे नहीं हुआ। उसके तो 12वीं में परसेंटेज भी अच्छे थे, 10वीं में अच्छे परसेंटेज थे, उसका कैसे नहीं हुआ। आपको भी पूछेंगे कि आपके बच्चे का कैसे नहीं हुआ। कुछ लोग आपसे प्रेम करते हैं इसलिए पूछ लेंगे, और कुछ लोग मान लो आपसे प्रतिस्पर्धा करते हैं या ईर्ष्या उसमें पूछ लेंगे क्या हुआ, नहीं हुआ बच्चे का। वो परिस्थिति उस बच्चे पे इतनी हावी हो गई कि उस बच्चे को ऐसे लगा कि ये परीक्षा निकालना मेरे लिए ही पूरी जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और वो नहीं हो पाया। तो फेल होने से उसने सब कुछ इतना टूट गया कि उसने जहर खा लिया। उस बच्चे के साथ 3 घंटे से 4 घंटे तक वहां हॉस्पिटल में मैं वहीं बैठा रहा, और उसको मैंने सारी परिस्थितियां बताई कि असफल होना यहाँ जरूरी नहीं है, हो सकता है आपके लिए इससे भी कुछ अच्छा हो जीवन में, और आपको दोबारा जिंदगी ने मौका दिया है। आप असफल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसको मैंने उसी के एक विज्ञान का उदाहरण दिया था कि मलेरिया जो रोग है उसका जो जिस वजह से वो बीमारी, जिस मच्छर की वजह से जो बीमारी होती है, उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक के बारे में ज्यादातर पढ़ने, यहाँ सभी बुद्धिजीवी हैं, सबको पता है। उस वैज्ञानिक ने कम से कम 2000 प्रजातियों के मच्छर लिए थे और 1500 मच्छरों पर उसने प्रयोग करके देखा, नहीं पता चला। 1500-1600 के बाद में उसको पता चला कि ये इतनी बार वो असफल हुआ, लास्ट में अंतिम बार जाके पता चला कि इस मच्छर की वजह से मलेरिया की बीमारी हो गई। अगर सोचो वो शुरुआत में, प्रारंभ में ही छोड़ देता कि मेरे को ये करना, तो आज हम इस युग में हमें पता ही नहीं चलता कौन सी बीमारी किस रूप में होती है। ऐसे कुछ उदाहरण देके उस बच्चे को मार्गदर्शित किया। आपको ये जान के खुशी होगी और मेरी बात, उसका परिणाम सुन के आप तालियां बजाएंगे कि 2000 वही बच्चा 2013 के बाद में उस कंटिन्यू मेरे 2018 तक संपर्क में रहा। 2018 की राजस्थान आरपीएससी आरएस की भर्ती में तहसीलदार बन गया। आज पाली में पोस्टिंग है उसकी। उस बच्चे के हमेशा जब भी मिलता है यही भाव रहते हैं कि सर उस समय अगर मैंने जीवन को त्याग दिया होता या वहीं पे मैंने गिव अप कर दिया होता और सरवाइव नहीं करता तो शायद जीवन में आज उसका सम्मान परिवार में, समाज में, अपने क्षेत्र में, सब जगह। तहसीलदार जी को हम सब लोग हमेशा तहसीलदार भी नहीं बोलते, तहसीलदार जी बोलते हैं। सब कहीं ना कहीं एक राजकीय सेवा में राष्ट्र को समर्पित भी हुआ है, सेवा भी कर रहा है और अपना एक जीवन का बहुत अच्छा उद्देश्य बना लिया है। तो इस बात को, ये मेरा जो वास्तविक अनुभव है, इसके पीछे का एक कंक्लूजन मैं बताना चाह रहा हूँ। विद्यार्थियों के लिए तो ये कंक्लूजन था कि आपके जीवन में सफलताएं असफलताएं आएंगी। आपको ये ऐसे लगता है कि 85-90% है, आपके ऊपर ये दबाव भी आएगा, आप इंटेलिजेंट हो, आप कैसे फेल हो गए। लेकिन एक बार सोचिए, पूरे देश में कितने रतनगढ़ जैसे शहर होंगे, कितने स्कूल होंगे और कितने बच्चों के 85% आए होंगे। इसलिए हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। असफल हो जाएंगे तो भी दोबारा लड़के एक एग्जाम नहीं तो कोई दूसरे एग्जाम में भी निकाल लो, ये परिस्थिति। इसी बात का सारांश में जो अभिभावक मेरे बड़े सम्माननीय पूजनीय सभी बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, उनसे भी मेरा ये अनुरोध है कि उस बच्चे की वो स्थिति क्यों आई, वो आत्महत्या तक वाली स्टेज पे क्यों पहुंचा, वो हमारी कमी थी। अभी आज के इस युग में हम इतने अभिभावकों से मेरा अनुरोध है
कि इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपने बच्चों के साथ संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। संवाद करना अपने बच्चों के साथ इतना जरूरी है। अगर मैं आप में से यहाँ बच्चों से भी पूछ लूं, अभिभावकों से भी पूछ लूं कि आप में से कितने और अभिभावक और बच्चे ऐसे हैं कि जो रोज डेली वो अभिभावक अपने बच्चे को 5 मिनट का समय भी देते हैं, और फिर वो लास्ट में जब स्थिति अंतिम स्टेज पे पहुंच जाती है, फिर वो उसका दुख करते हैं, गिल्टी फील करते हैं कि बच्चे को पहले संभाला नहीं, या तो बच्चा सुसाइड की स्थिति में आ जाता है। सफल होने वाले तो 2% बच्चे ही हैं, 98% तो मान लो उस एक परीक्षा में तो असफल। IIT का सक्सेस रेशियो कितना है, नीट का सक्सेस रेशियो कितना है, IAS का सक्सेस रेशियो कितना है, RS का कितना है, टीचर एग्जाम का कितना है। राजस्थान में पूरे में लगभग 7 करोड़ की आबादी है, और वर्तमान में सरकारी सेवा में या अपने प्रतिष्ठित जगहों पे कितने लोग काम कर रहे हैं? 7 लाख या 10 लाख ज्यादा से ज्यादा। तो कितना परसेंट हुआ? बाकी के सारे 90 से भी ज्यादा प्रतिशत लोग क्या है? क्या उनको हम असफल मानेंगे? ये नहीं, ये हमारे दिमाग से निकालना पड़ेगा। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ ये संवाद करना पड़ेगा कि आज जो स्थिति 3rd स्टेज में पहुंचे नहीं, या वो तो मान लो बहुत टूट चुका है बच्चा, उसके बाद में भी अगर हमने संवाद नहीं किया, हो सकता है वो नशे की गिरफ्त में भी आ जाए, ड्रग्स की स्थिति में आ जाए, या कोई दूसरी स्थिति में आ जाए, और उसके बाद में हमें दुख होता है कि हम कितना पीछे रह गए हैं। तो सबसे बड़ा मेरा अनुरोध ये है, बच्चों से भी ये कहना चाह रहा हूं कि जो आप अपने माता पिता के साथ में 10वीं 12वीं के बच्चे, आप कितनी भी पढ़ाई करें, आपको हो सकता है अच्छी पढ़ाई के लिए अपने क्षेत्र से, घर से बाहर भी रहना पड़ जाए, लेकिन एक बात आप इस जाट बौद्धिक मंच के माध्यम से आज यहाँ से इस प्रोग्राम के बाद में अपने साथ लेके जाइए। बच्चों से ये कह रहा हूँ कि हमेशा शाम को या सुबह जब भी आपको समय मिला है, डेली आपको 5 मिनट अपने मम्मी पापा से बात करनी है। जब तक आप अपने माता पिता से, अपने बुजुर्गों से जुड़े रहोगे, जड़ों से जुड़े रहोगे, तो आपको जीवन में असफलताएं और सफलताओं को पचाना और असफलता से लड़ना आप सीख जाओगे। मेरी ड्यूटी कभी पहले जयपुर थी, अभी बाड़मेर है। फिर में मैं जब घर आता हूँ तो मेरी जो दादी है वो 90 साल की है, और जब भी आता हूँ उनके पास मैं आधा घंटा 1 घंटा एक दिन डेली आधा घंटा बैठ के, और वो चारपाई पे बैठे रहते, मैं नीचे बैठ जाता हूँ, और बुजुर्ग आदमी है तो पाँव में दर्द होता है, सबको पता है, मैं आधे घंटे तक पाँव दबाता रहता हूँ। उसका मेरे को क्या फायदा मिला आपको बताऊं। सारे अभिभावक मेरे पूजनीय हैं, उनसे भी कह रहा हूँ, बच्चों से भी कह रहा हूँ, मुझे क्या फायदा मिला। मेरे दादी 90 साल के हैं, उनको जब वो 20 साल के थे तब से लेके आज तक के अपने जीवन के सारे अनुभव, लगभग 75 साल के तो उनके खुद के अनुभव उनको याद है, प्लस उसके साथ में वो जब छोटे थे तो उनके मम्मी पापा ने उनको जो अनुभव दिए थे 75 साल के वो हो गए। यानी मैं मेरी दादी के पास बैठ के 75 प्लस 75 150 साल पहले, देश आजाद होने से पहले के अनुभव भी मेरे पास है। ये ताकत मुझे किताबें से नहीं मिलेगी। ये जो सूचनाएं हैं, ये जो अनुभव हैं, ये जो संघर्ष है, ये जो लड़ने की क्षमताएं हैं, हम स्वामी केशवानंद जी को क्यों पूछते हैं? इनके संघर्ष समाज सुधार की वजह से आज हर जगह हम उनको परम श्रद्धेय और पूरे आत्मा में इतनी सम्मान से याद करते हैं। तो वो इसलिए कि इनका उस समय का संघर्ष कैसा था। तो आप अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ बैठोगे तो आप उनके खुद के जीवन के प्लस उनके 75 साल के पहले के, यानी एक आपको 80 साल का कोई बुजुर्ग है, वो 150 साल का अनुभव देके जाता है। यही बात मैं अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन के जो अनुभव हैं, आप कितने भी व्यस्त हैं, 24 घंटे में अगर आप प्रतिदिन 5 मिनट का समय भी अपने बच्चों के लिए निकाल सकते हैं, जैसा भी उनको कुछ भी आपके पास कोई टॉपिक भी नहीं हो, बिना टॉपिक में भी, अरे अपने बच्चों के साथ बात करने के लिए कोई टॉपिक या मुद्दे की जरूरत थोड़ी होती है। बच्चों को भी मैं कह रहा हूँ, मम्मी पापा के साथ बात करने के लिए आपको कोई टॉपिक की जरूरत नहीं है। आप जहाँ कहीं भी रहें,
दूर भी रहे तो फोन पे आप एक यहाँ से एक तरीके से प्रण लेके जाएं कि मेरे को हमेशा अपने प्रतिदिन 5 मिनट शाम को मम्मी पापा से बात करना है। ये जीवन का एक अनुभव है। उसके बाद में हमने अपने जीवन में सफलताएं पचाने का और हमारा संवाद का सबसे बड़ा जो मैंने एक अनुरोध किया है, उसके बहुत बेहतरीन परिणाम आएंगे। उसके बाद में हमारे बच्चों के अंदर जो हम चर्चा करते हैं कि बच्चों के अंदर हमेशा हर मंच से मेरे से सभी बड़े वक्ता आएंगे, और पहले जिन्होंने बताया कि बच्चों की हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, अच्छी पोस्ट, अच्छी नौकरी, अच्छा धन वैभव, ये सब हो तो भी संस्कार के बिना सब कुछ फीका लगता है, ये हम कहते हैं। तो वो संस्कार की पढ़ाई नहीं होती है, ये सब आप जानते हैं। संस्कार जो होते हैं वो लर्निंग बाय इमिटेशन या नकल करके, तुलना करके, देख के सीखे जाते हैं। और संवाद के द्वारा आपके जो संस्कार हैं वो आप अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार आप स्थापित कर सकते हो। उसका एकमात्र सबसे बड़ा माध्यम है संवाद। अगर संवाद हम नहीं करेंगे, बच्चे अकेलेपन महसूस करेंगे, वो अकेलेपन में मोबाइल में चले जाएंगे, मोबाइल में रील में चले जाएंगे, और वहां से नशे की प्रवृत्ति और दूसरी समस्याएं ये आती। अगर हमें भी अगर इस प्रकार की नशे की प्रवृत्ति है तो कभी कभार हम ये कहते हैं, एक आदमी था बहुत शराब पीता था अत्यधिक मात्रा में, और उसके बच्चे, उसने उस चक्कर में जमीन भी बेच दी, अपने कुछ जायदाद भी, जमीन भी, गहने भी बेच दिए। अपने बच्चों को एक दिन ये कह रहा था, वो गीता सुन के बच्चे बोले पापा जी शराब मत पियो। बोले बेटा गीता में लिखा हुआ है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? छोरो समझदार है, बोले पापा जी साबुन थे पियो, छोड़ की भी के जाओगा हमारे खातिर। तो हमें भी नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है। ये सारी मेरे निवेदन थे, और आगे के जितने भी जो वक्ता हैं उनके समय के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मंच पे जितना भी जाट मोदी मंच ने मुझे ये मान सम्मान देके आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र जी ने सभी विद्यार्थियों को और यहाँ जितने भी विभाग बैठे हैं उनको जीवन का एक सार बता दिया है कि आपको कैसे अपनी अगली मंजिल को प्राप्त करना है। कहते हैं कि हीरे के खोजी को देखो काली खान उतरता है, हीरे के खोजी को देखो काली खान उतरता है, एक सुनहरे पत्थर की खातिर कितना खोदा करता है। सहज कहाँ है हीरा पाना, सहज कहाँ है हीरा पाना, एक सुनहरे सपने की खातिर रातों से सौदा करता है। गिरने का क्या, गिरने का क्या, सब गिरते हैं, अद्भुत है संभल पड़ना। कितनी सुंदर बात है ये, उठना और फिर चल पड़ना। तो आपको अपनी मंजिल की तरफ हमेशा आगे से आगे कदम बढ़ाते रहना है।